बिल्कुल, ब्रह्मा की नगरी और ख्वाजा की नगरी अजमेर जरूर है, लेकिन आम आदमी की अगर बात करें तो बजट कहीं ना कहीं लोगों को लुभा तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी कुछ लोगों में देखी गई है। लोगों का कहना यह है कि अजमेर की नज़रअंदाजी की गई है, लेकिन कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बजट को लेकर के कैसे देखते हैं, क्योंकि युवाओं को बहुत कुछ मिला है। आप एक युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं बजट? देखिए, आपने ये जो कहा कि अजमेर के युवाओं को कहीं ना कहीं नाराजगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमको ये याद रखना होगा कि यही मोदी सरकार थी जिसने अजमेर को विशेष सौगात देते हुए 4 बड़ी योजनाएं दी थी। स्मार्ट सिटी, हेरिटेज योजना, अमृत योजना, प्रसाद योजना। इस बजट के अंदर युवाओं को 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक कदम है। भारत को डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाने वाला बजट है, जो भारत को आत्मनिर्भर करने वाला बजट है, जो 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही है। कहीं ना कहीं इसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा, और साथ ही साथ 400 ट्रेनें, नई भारत ट्रेनें की घोषणा की गई है। 80 लाख पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बनाने की बात कही गई है, एक ऐतिहासिक करने, और साथ ही साथ 25,000 करोड़ रुपए की जो इन्होंने घोषणा की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब भी कोई पैसा खर्च होता है, उसका लाभ निश्चित रूप से हर वर्ग को मिलता है, हर तबके को मिलता है। इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह, रक्षा के क्षेत्र में 25% बजट को बढ़ाया गया। मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक फैसला और ये एक ऐतिहासिक कदम है। इसको सर्वव्यापी और सर्वहितैषी बजट कहा जा सकता है। आप किस नजरिए से देखते हैं बजट को? मोदी सरकार का जो बजट है, कोरोना के बीच में ये बजट आया, तो जी, किस नजरिए से देख रहे हो? युवाओं के लिए बहुत कुछ है। युवाओं की पहली पसंद होती है कि कपड़े सस्ते हुए हैं, मोबाइल सस्ता हुआ है, और उसके बाद आती है बात रोजगार की। तो 60 लाख नई नौकरियां देने की बात की है। घूमने फिरने के लिए जब युवा निकलता है तो उसको ट्रेनों की आवश्यकता होती है। जब 400 नई ट्रेनें आएंगी तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत कुछ इस बजट में दिया है। और मोदी जी जो है हमेशा से युवाओं के लिए अच्छा करते आए हैं, और युवा उनका एक बहुत बड़ा फैन है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। अजमेर को पहले ही काफी कुछ मिल चुका है, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना और अन्य, और इस बार भी हमें आशा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा बजट रहा होगा। और ये बजट नहीं बल्कि एक ग्रीन इकोनॉमी विकास यात्रा मान सकते हैं। डिजिटल करेंसी आई है, नौकरियां आई हैं, किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा नए स्टार्टअप करने के लिए कई प्रोत्साहन की घोषणा की है। और जो शिक्षा नीति थी उसको भी, जो नई शिक्षा नीति है उसको भी धरातल पर लागू करने के लिए कई तरह की योजनाएं मोदी सरकार लाई है। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा बजट है, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सबके लिए बहुत अच्छा बजट है। कहीं ना कहीं ये से मेरे सहयोगी भंवर उच्चारण जुड़े हैं। भंवर, कांग्रेस इसे भंवर जाल कह रही है और बीजेपी से वो रफ्तार कह रही है जो आगे देश को लेकर जाएगी। लेकिन 7 अजूबों के बीच में किसान ये सोच रहा है कि किसान को मिला क्या है। हाड़ौती खेती के लिए जानी जाती है, क्या वहां के किसान इस बजट से खुश? क्या वहां का कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग हब है, क्या वो इस बजट से खुश? और जो बेरोजगारी का आलम है, क्या जो युवा कोटा के हैं वो इस बजट से खुश? रिएक्शन क्या है? देखिए, बिल्कुल आप तक किसानों की रिएक्शन भी पहुंचाएंगे विजेंद्र, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोचिंग सेक्टर है और खासकर जिस तरह से एजुकेशन पर अच्छा खासा पैसा खर्च होने के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, और डिजिटल एजुकेशन की जो बातें हैं उसको लेकर के कोटा में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ से देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो आम आदमी है वो इस बजट से थोड़ा सा मायूस इस लिहाज से नजर आ रहा है कि टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, कोई त्वरित किसी प्रकार का कोई तोहफा बजट में मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा ऐसा वर्ग भी है जो कि बजट को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बजट प्रावधानों को लेकर के, और लगातार ये कह रहा है कि जो आगामी जो समय है, जो दूरगामी समय है, उसमें ये बजट कहीं न कहीं देश की सेहत के लिए, देश के आम आदमी की सेहत के लिए और खासकर इकोनॉमी की सेहत के लिए बहुत बेहतर रहने वाला। चलिए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। शुरू करता हूँ एक व्यवसायी से। संजय जी, बतौर व्यवसायी इस बजट को किस तरह से देखते हैं? 3 साल कोरोना की मार झेलते हुए हो गए, तो हमारे को उम्मीद है कि ये जो बजट दिया है तो ये व्यापारियों को सहायता और सहयोग करने के लिए होना चाहिए। बाकी आप देख ही रहे हो, कोरोना काल से सारा व्यापार ठप पड़े हुए हैं, सब कुछ ठप पड़े हुए हैं। सरकार सहायता नहीं करेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारा। तो जिस तरह से सरकार की सहायता नहीं करने का एक मलाल संजय जी की बात में नजर आ रहा है। राकेश जी, कोचिंग सिटी कोटा के बाशिंदे के लिहाज से आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं, खासकर कोचिंग सेक्टर के लिहाज से, एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से? कोविड के बाद में कोचिंग का जो एक डिजिटल कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म चालू हुआ है, उसको लेकर इस बजट में जो किया गया है वो वास्तव में निस्संदेह सराहनीय है, और इससे कोटा को कहीं ना कहीं गतिमान मिलेगी। सबसे बड़ी बात इस बजट में जो है, मैं आपकी बात के साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि 25,000 किलोमीटर
नई सड़कों का निर्माण इस बजट में मूल रूप से दिया गया है, वो देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। उससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, उससे बाजार में पैसा भी आएगा और हमारी कहने कहीं कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा है। दिव्यांगों को इस बजट में राहत दी गई है, यह बहुत अच्छा है। 2 साल में ITR का जो प्रावधान किया गया है वो बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों से बजट को कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक साथ करते हुए एक सूत्र में पिरोने का प्रयास वित्त मंत्री जो ने अच्छा राकेश जी को दिख रहा है, क्या मिडिल क्लास को भी इतना ही अच्छा लग रहा है क्या इस बजट में? सब कुछ उम्मीदें पूरी हुई है? मिडिल क्लास के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी देश के विकास के हिसाब से बहुत बढ़िया बजट हुआ है। चलिए, अब मैं आपको किसान की प्रतिक्रिया पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कुछ किसान प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुलीचंद जी, हमारे स्टूडियो से पहला सवाल यही पूछा गया था कि किसान किस तरह से इस बजट को देखता है। हाड़ौती तो कृषि प्रधान अंचल है, कुछ खेती के उपकरणों को सस्ता करने की बातें हैं, किसानों के खाते में सीधा अब पैसा पहुंचेगा, तो जो लीकेज बीच में हो रहा है वो नहीं होगा। मैं तो ये खासियतें बता रहा हूँ, आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, इस किसान के बारे में जहाँ तक सवाल है इस बजट में, किसान को तो भूल ही गई सरकार। 90 मिनट में 2 मिनट किसान के ऊपर चर्चा की है और सारी जो है किसान को लेकर के घोषणाएं, जो भी मिनिमम जो भी घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं वो हैं जो पिछले साल से भी कम है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ कम की है, फूड सब्सिडीज़ कम की है, नरेगा में इन्होंने बजट को घटाया है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलाइड सर्विसेज के अंदर इन्होंने जो परसेंटेज वाइज यदि बजट का देखा जाए तो उसको इन्होंने कम किया है। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट का जो है उसको इन्होंने कम किया है। जो MSP के लिए जो है खरीद की बात करते थे कि भाई MSP, हम तो कानून की बात करते हैं, और ये जो है खरीद के आंकड़े बता रहे थे, वो खरीद के आंकड़े तो पिछले साल से भी कम है। देखिए, तो कम ही कम नजर आ रहा है दुलीचंद जी को तो। लेकिन हम तो हाड़ौती में तो नदियों, नालों, बांधों की प्रचुरता है, नदियों को जोड़ने की बात हुई है, क्या उसका तो वेलकम करेंगे हाड़ौती के किसान भी? नदियों का वेलकम करेंगे, ठीक है, लेकिन नदियों का वेलकम जब होगा जब हो पूर्ण पानी जब किसान को मिलेगा। अभी तक तो जो काम चलता आ रहा है वो बार बार बीच में दस्तगस्त हो जाता है, उसका पानी किसान तक नहीं पहुंचता। आज वर्तमान में जो आज से 75 साल पहले जो नहरें बनी थी उनका शुद्धिकरण के लिए पैसा आता है, उसका लेखा जोखा नहीं कि कितना कहाँ लगाया, कितना कहाँ लगाया, कितना नहीं लगाया। आज हम जाते देखते हैं नहरें दस्तगस्त पड़ी है, सारी टूटी तंत्र जर्जर है, उसके लिए कुछ नहीं किया। आपको किसान के लिए क्या नजर आया बजट में? मुझे किसान के लिए इसमें मौत नजर आती है। ये सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। हम बिल्कुल ही निराई अज्ञानी लोग हैं क्या? हमारे समझ में नहीं आता है क्या? पूरे बजट में शून्य है, कुछ नहीं है, बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्वाग्रही हैं, ऑलरेडी इस सरकार के उसमें सुर में सुर मिला करके कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। देश तो रसातल में जा रहा है। किसान की, गाँव के किसान की जो आज की तारीख में आय खुद सरकार बता रही है वो कितनी है? चलिए, तो देखिए, गांव और किसान तो संतुष्ट नहीं है बजट से। चलिए, आम आदमी के पास चलते हैं। क्या देखा बजट में, क्या पाया? जो उम्मीदें थी क्या पूरी हुई? बजट के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। जो बाहर की कंपनियां शिक्षा के अंदर 9,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय करेगी और शिक्षा बढ़ेगी, लेकिन जो इन्होंने छोटे व्यापारियों के ऊपर, एक निम्न व्यापारी फुटवियर के ऊपर 5% से 12% का GST कराए, वो बहुत ही गलत फैसला है। पहले ही व्यापारी 3 साल कोरोना के अंदर दब गया है और 12% GST से और व्यापार दबता जाएगा और ऑनलाइन कंपनियों को इससे सुविधा हो रही है। तो देखिए, GST कम होनी थी, कुछ कर कम होने थे। राकेश जी, कोरोना ने जिस तरह से बदहाली फैलाई थी सिस्टम में, क्या उसको, उस बेपटरी इकोनॉमी को पटरी पर लाने का काम इस बजट में कुछ होता दिख रहा है क्या आपको? सरकार को कोरोना के बाद भी जिस तरह से अर्थव्यवस्था में GST के जो आंकड़े आ रहे हैं, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल और परचेज बढ़ रही होगी, तभी GST के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे आंकड़े हवा में नहीं चल सकते। हम देख रहे हैं लगातार पिछले पूरे समय में GST का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और उससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और ये विकासशील देश को समर्पित बजट है। चलिए, तो देखिए विजेंद्र, बजट को लेकर हमने आपको सब तरह की प्रतिक्रियाएं बताई, कहीं स्वागत हो रहा है तो कहीं बजट में कि हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि कोरोना के वक्त में हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर में मजबूती कितनी जरूरी थी, क्या इस बजट से उसको राहत मिली? और दूसरा सवाल ये कि अभी तक तो स्कूल इसी के लिए तरस रहे हैं कि वहां टीचर मिल जाएं, टीचर ही नहीं है स्कूलों में। अब बात यह की जा रही है कि 1ली से 12वीं तक की कक्षा के अंदर एक तो अलग से चैनल आ जाएगा और हर कक्षा में टीवी आ जाएगा। अब क्या बच्चे टीवी से पढ़ेंगे? आप न्यू भारत की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अध्यापकों के बिना सिर्फ टीवी लगाने से काम थोड़ी ना चलेगा। बिल्कुल, मैं यही कुछ सवाल है जिन पे आपकी कोशिश करता हूं जिज्ञासा शांत कर पाऊं। खासतौर पर जो
एजुकेशन पर जो घोषणाएं हुई है और हेल्थ सेक्टर में जो घोषणाएं हुई है, कहा जा रहा है कि हर क्लासरूम में टेलीविजन लगेगा, सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा, वो तो कहीं न कहीं भविष्य के लिए उम्मीदें जगाने वाले प्रावधान नजर आते हैं। एजुकेशन हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ये एजुकेशन हमारे देश में अमेरिका की तरह होना चाहिए, जो अन्य देशों उस तरह की होना चाहिए। आज हम हमारे देश को एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, टॉप 10 में नहीं ला सके, ये हमारा दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार हो जी। एजुकेशन आज हमारी जो रासो गहलोत सरकार है, ये बोल रही है कि हम सीबीएसई स्कूल हर जिले में खोलेंगे। करीब उन्होंने कुछ हद तक खोले भी सही। तो एजुकेशन और शिक्षा, लेकिन इस बजट को आपने पीछे जो पिरामिड दिख रहा है उसके हिसाब से समझने की जरूरत। बीजेपी ये कह रही है कि जैसे मजबूत ढांचा होता है पिरामिड का नीचे का, उस तरीके से देश के लिए मजबूत बजट है। और कांग्रेस कह रही है जैसे पिरामिड का ऊपर का हिस्सा होता है शून्य की तरह, बिल्कुल उस तरीके से कांग्रेस इसे देख रही है। लेकिन हर सेक्टर अलग अलग अंदाज में इस बजट को समझ रहा है। लेकिन बजट की बात जब आती है तो फिर रसोई के बजट का जिक्र होता है। मेरी सहयोगी मेघा जुड़ गई हैं। मेघा, उम्मीदें बहुत थी। उम्मीदें ये थी कि घरेलू गैस के दाम कम हो जाएंगे, उम्मीद ये थी कि महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी, उम्मीद ये थी कि पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो बाकी चीजें सस्ती हो जाएंगी। पाम ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या वो इस बजट को वेलकम करती हैं या उनको लग रहा है कि सिर्फ अफसोस रसोई तक पहुंचा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए क्योंकि आज सुबह तक की बात करें तो महिलाओं को इंतजार था कि हमारी रसोई में जो है वो थोड़ा सा कुछ सामान जो है वो सस्ता होगा, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, घरेलू महिलाएं हैं या क्षेत्र काम जो करती हैं, कामकाजी, उनकी भी यही तमन्ना होती है या वो यही उम्मीद बजट से करती है कि जो हमारी रसोई की चीज़ें हैं, प्याज आलू जैसी चीज़ हो गई, तेल हो गई, ये चीज़ें जो है वो सस्ती होनी चाहिए, जो इस वक्त बहुत महंगाई चरम पर है। और हमारे साथ जो महिलाएं मौजूद हैं, कुछ सेक्टर्स में अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं और कुछ घरेलू भी हैं, गृहिणी भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगता है कि ये बजट जो है उनके लिए कैसा रहा, महिलाओं के लिए कैसा रहा। मैम, आपके लिए आपको क्या लगता है इस पूरे बजट को देख के महिलाओं के लिए कैसा है? देखिए, कल जब तक मैं न्यूज़ में थी और जो मैंने देखा तो ऐसी उम्मीद लग रही थी कि कल कुछ न्यूज़ चैनल्स पे जिन महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई थी कि एटलीस्ट हमारा जो गैस का सिलेंडर है उसके रेट्स तो कम होने चाहिए, क्योंकि जो एक नीचे तबके के लोग हैं, जैसे कि सिलेंडर का रेट आप देख रहे होंगे कि अभी शायद 1000 के पास हम पहुँच चुके हैं। रेट्स आपने देखे होंगे 2014, 15, 17 से जिस तरह से बढ़े हैं। तो एक जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, क्या वो साल में, और उनके परिवार भी आपको पता ही है बड़े ही होते हैं, छोटे तो परिवार नहीं होते, तो क्या वो एक महीने में 2 सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं हजार के? तो वो भी है। और दूसरी बात ये है जैसे कि सरसों के तेल के जो दाम हैं वो भी कम नहीं हुए, और सब्जियों में जाएं तो वो भी, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बजट इस तरह से आएगा। क्योंकि घरेलू सिलेंडर जो है उनके दाम कम नहीं हुए हैं जो उम्मीद की जा रही थी। कमर्शियल के ज़रूर आज थोड़े से कम हुए हैं। आप मैम क्योंकि टीचर हैं, अध्यापिका हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, उम्मीदें आप बच्चों को भी बहुत देती हैं और जब बजट आता है तो आपको भी बहुत होती हैं। कैसा बजट रहा है? नमस्कार, मैं सीमा तिवारी, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेन तो जो इनकम टैक्स स्लैब का देख के हमें बहुत आशा थी, वैसा नहीं हो पाया। 2-3 साल से हम कोशिश कर रहे थे इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिले, वो पॉसिबल नहीं हो पाई। इस बार भाई बजट में ऐसा नहीं प्रावधान दिया गया, उससे देख बहुत निराशा हुई हमें। रसोई गैस सिलेंडर जो मेन मुद्दा रहता है महिलाओं का रसोई से संबंधित, कि भाई रसोई गैस के दाम कम हो, सब्जियों के दाम कम हो, उसमें भी हमें कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। अगर मुमकिन है, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, उनसे शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से नवाचार इस बार किए गए उस पर एक रिएक्शन लीजिए। कि जैसे 1ली से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग से चैनल होगा, हर स्कूल के अंदर एक टीवी लगा दिया जाएगा जिसके जरिए वो अलग अलग पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी नवाचार किए गए हैं एजुकेशन को लेकर, क्या उसको वेलकम करती हैं? लग रहा है कि वो कम है। जी देखिए,
इस स्टूडियो से हमारे एंकर जो हैं वो सवाल ये कर रहे हैं क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नवाचार इस बजट में किए गए हैं। साथ ही साथ अगर आंगनबाड़ी के लिए करें तो उनके लिए भी मॉडर्न करने की कोशिश की गई है, जो 2 लाख के करीब आंगनबाड़ी है। और शिक्षा के क्षेत्र में टीवी की बात करें तो टीवी के द्वारा या डिजिटलाइजेशन करके पढ़ाई की बात की जा रही है। कैसे आप देखती हैं? हाँ, डिजिटलाइजेशन मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम फेस टू फेस टीचर के माध्यम से पढ़ाएं तो पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अभी ऑनलाइन का ही देख लीजिए आप, बच्चों को हमने ऑनलाइन शिक्षा तो दी, लेकिन वो एक जरिया है, बस एक टाइम पास का जरिया मानती हूँ मैं ऑनलाइन शिक्षा। डिजिटलाइजेशन। ठीक है मेगा वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, तो वहां टीवी पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वक्त की मेगा लगातार बनी हुई है मेगा, क्योंकि वो न्यू पॉलिसी यानी कि कहें कि न्यू एजुकेशन को तो वो वेलकम नहीं कर रही, लेकिन उनसे जरा ये भी पूछिए कि इसमें यह भी घोषणा की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, क्या इसका वो वेलकम करती है और क्या उनको लगता है कि इसकी जरूरत थी? बिल्कुल। और स्टूडियो से सवाल है एक आपके लिए कि क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार की बात की गई है और उसी में से एक कि क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कई जगह पे इसकी मांग भी उठी थी कि क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उसमें बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। आप इसको कैसे देखती हैं? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। देखिए, क्षेत्रीय भाषा में बच्चा जल्दी सीखेगा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। उसको हम सिखाएंगे तो अपनी भाषा होगी बच्चे की, तो वो जल्दी सीखेगा, उसे पता चलेगा कि भाई कोई चीज़ है। अब आजकल क्या है, सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, बच्चे गांव के होते हैं, उन्हें इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है। अगर उनको उनकी भाषा में हम ज़्यादा समझाएंगे तो पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, पढ़ाई इफेक्टिव होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीज़ें अच्छी इनको लगी हैं, कुछ चीज़ें क्योंकि ऑनलाइन के लिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए राजी नहीं है कि हाँ हमें ऑफलाइन पढ़ाई करनी चाहिए। मैम, आप समाज में बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, समाज में जब बाहर निकलते हैं आप तो बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं, बहुत सारे लोगों से रूबरू होते हैं। ये बजट जो आया है इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा नाम मधुलिका सिंह है और मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मेरा होटल इंडस्ट्री से भी कनेक्शन है। तो 2 साल तक जो पिछले कोरोना और इस सारी महामारियों से जूझने के बाद इस बार हमें बहुत उम्मीद थी कि ये बजट कुछ राहत देने वाला होगा, इवन होटल इंडस्ट्री में या महिलाओं किचन के सेक्टर में, बट इतनी ज़्यादा निराशा हुई है। हमें बहुत उम्मीद थी कि यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वहाँ के चुनाव को देख के शायद कुछ गवर्नमेंट हमारे किचन के लिए या होटल इंडस्ट्री के लिए कुछ रिलैक्सेशन देगी, लेकिन कहीं भी कुछ भी कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आई। किसी भी रेट्स में कमी नहीं, इनकम टैक्स स्लैब भी एज इट इज़ सेम का सेम है, प्लस जो भी टैक्सेस हैं वो कहीं कोई इतना कुछ, जितनी बड़ी उम्मीद थी कि इस बार का बजट कुछ शानदार होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना की मार झेलने के बाद में जो मिडिल क्लास आदमी है वो वैसे ही बहुत त्रस्त है। लोगों की बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। अब स्टार्टअप्स में इन्होंने 2023 तक के लिए जो थोड़ी बहुत छूट दी है, बस वो एक हल्की सी राहत है, वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगी। अदरवाइज मुझे इस बजट में कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आया। अच्छा, आपने एक्सपेक्टेशन क्या की थी कि क्या कुछ खास बजट में महिलाओं के लिए या किसी भी क्षेत्र में हो सकता है? सबसे पहले महिलाओं के लिए कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल कुछ उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए थी। इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ करना चाहिए था। बीमारियों के बाद कई लोग जॉबलेस हो गए हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को हटा दिया है। अब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको अपनी ज़िंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सी उम्मीदें थी, आज सुबह से ही लोग टीवी पे आँख गड़ा करके देख रहे थे कि बजट में हमारे लिए कुछ आएगा, लेकिन बहुत निराशा हुई है। बीकानेर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। वहां वैसे तो खट्टास और मिठास के लिए बीकानेर को जाना जाता है, मिठास बहुत ज्यादा बजट में दिख नहीं रही, तो यही जान लेते हैं। राघव, जरा बात कीजिए लोगों से और पूछिए कि इस बजट पर उनके रिएक्शन क्या है, उम्मीदों पर खरा उतर पाया या नहीं उतर पाया? जिसको ग्रामीण भारत से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। हमारे साथ एक पैनल है, कमल कलना है, कांग्रेस परिवार से आते हैं, उद्योगपति हैं, परमजीत सिंह वोहरा हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, राकेश जाखड़ सीए हैं, सत्यप्रकाश आचार्य हैं, भाजपा के नेता, और अशोक प्रजापत हैं। तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, उनसे हम शुरू करते हैं। सीधे तौर पर माने तो क्या प्रतिक्रिया आपकी है? प्रतिक्रिया ये है कि आम आदमी को इमीडिएटली कोई रिलीफ नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने दूरगामी सोच रखी है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के एक फाउंडेशन रख दिया है
जो भारत को आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन चूंकि कोविड का बहुत बड़ा फर्क रहा है, आम आदमी पे गरीब बहुत बड़े हैं, आर्थिक विषमता बढ़ी है, तो आम आदमी जो एक रिलीफ सोच रहा था वो नहीं मिली है, क्योंकि ना तो टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, चाहे इनकम टैक्स बात कर लीजिए, चाहे जीएसटी बात कर लीजिए। लेकिन अगर आपने इतनी कैपिटल कॉस्ट सोची है तो आम आदमी को एक पॉजिटिव सोच ये रखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियां लगेंगी, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो शायद उसकी जिंदगी में भी नया चेंजेस आएगा। पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। होता भी यही, अगले दिन अच्छी हेडलाइन आती है सुपर बजट। लेकिन आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से भी और एक उद्योगपति होने के नाते भी? निश्चित रूप से इससे खराब बजट नहीं हो सकता, क्योंकि आज पिछले 2 साल से देश का जो ज्वलंत मुद्दा था किसानों का आंदोलन, उस आंदोलन के बाद जब प्रधानमंत्री की माफीनामा हुआ तो लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बजट में और खुलासा होगा कि क्या वास्तव में माफी दिल से मांगी गई है या ऊपरी सतही तौर पर माफी की गई है। किसानों को, किसान आंदोलन को किसी प्रकार की रिलीफ नहीं दी गई, इनकम टैक्स स्लैब को फिर छेड़ा नहीं गया है। तो ये ऐसी विषम परिस्थिति में देश महामारी से लड़ रहा है, तब भी अगर सरकार संवेदनशील नहीं हो सकती तो क्या सरकार से उम्मीद करें। हमें तो ये लगता है कि सरकार ना होकर कोई बीजेपी का चुनाव सेल जो है ना वो शासन में बैठा है। चुनाव सेल जैसा भी नहीं लग रहा, हालांकि कुछ बातें ठीक है आपकी। कोविड के बाद ये उम्मीद की जा रही थी साहब एक ऐसा बजट आएगा। आपके पास आता हूँ, सत्यप्रकाश जी भाजपा की बात चूंकि ये कर रहे हैं कि चुनावी बजट बता रहे हैं, लेकिन चुनावी जैसा भी नहीं है। और कोविड के बाद ये देखा जा रहा था कि कुछ ऐसे प्रावधान होते जो आम आदमी को तुरंत रिलीफ देने वाले होते, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा साहब। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये चुनावी बजट नहीं है। यदि चुनावी बजट होता तो लोक लुभावन घोषणा जिस प्रकार कांग्रेस किया करती है उस प्रकार का भाजपा भी करती है, लेकिन राष्ट्रवाद को सर्वोपरि भाजपा ने ध्यान में रखा है। अभी आपके सामने 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन चुनाव की परवाह न करते हुए राष्ट्र हित में क्या है उस बात को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत राष्ट्रवाद को सबसे सर्वोपरि रखा। पार्टी भी बाद में, पार्टी का नुकसान भी हो सकता है, उसकी भी परवाह नहीं की, राष्ट्र हित पहले है। ये राष्ट्रवाद आप ले ही आते हैं भाई, ये कैसा राष्ट्रवाद है? क्रिप्टो करेंसी क्या मतलब, आम आदमी को क्या लेना देना इससे? सर ये 30% आप लीगलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ये तय था कि 21वीं सदी डिजिटलाइजेशन होगी और ये इसी के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान एक आम आदमी की जरूरत होती है। तो कांग्रेस कहती है आम आदमी रोटी में जो किसान जो अन्नदाता है उसके उपकरणों को सस्ता किया है, उसके उपजाऊ पर में जो साधन चाहिए उन साधनों को सस्ता किया है, कपड़े की रेट घटाई है और 80 लाख अत्याधुनिक मकान जब बनेगा रोटी, कपड़ा और मकान तीनों जरूरतें पूरी होती है। आम आदमी को जो चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। किसानों का पूर्ण ध्यान आपके पास आपसे एक सवाल बनता है, जो बात कह रहे हैं क्या ऐसा है क्या सीए की दृष्टि में देखें और समझें, टैक्स पेयर्स को तो लाभ नहीं है, कुछ छूट नहीं दी गई, जबकि मिडिल क्लास इस बात को लेकर बहुत उम्मीद करता है? ऐसा है कि जैसे ये बजट है, बजट के साथ ही लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि स्लैब रेट में चेंज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। बजट का मतलब ये नहीं है कि स्लैब रेट में चेंज हो। ये जो स्लैब रेट जो चली आ रही है तो अगर ये उपयुक्त है, इतनी भी कोई ज़्यादा नहीं है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए टैक्स रेट में छूट भी दी गई है। तो इस चीज़ को भी हमें कंसिडर करते हुए, और किसानों की जहाँ तक बात है तो इस बार किसानों के लिए एमएसपी भी योजना लाए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए भारत की सोच के साथ ये जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें 25 भारत की सोच एमएसपी में तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा लेकर आए। आपको लगता है कुछ ऐसा लेकर आए? नहीं, सिर्फ 2.7 लाख करोड़ का एक प्रोविजन किया गया है। अगर या तो ऐसा बताया जाता कि किसी फसल पे कितना प्राइस इंक्रीज होगा, या जैसा कि एक बहुत इश्यू है 6% किसान ही एमएसपी पे खरीदते हैं, या तो सरकार उसको रेगुलेट करती, बताती कि हम एमएसपी को एक कानून बनाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि सरकार ने 35% से अपनी कैपिटल कॉस्ट बढ़ाई है, तो वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आज से 5 साल बाद सही एक नए भारत को डेवलप करेगी। हाँ, उसका करंट इफेक्ट तो अभी नहीं दिख रहा है, करंट इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा है। कला जी वो ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद तो ले ही आते हैं ये लोग, तो क्या राष्ट्रवाद वाला कुछ है क्या इसमें एंगल? आपको समझ में आ रहा है क्या कोई? निश्चित रूप से ये जिसे वाद कहते हैं, देश को वाद की नहीं भक्त की जरूरत है, राष्ट्र भक्ति की जरूरत है। राष्ट्रवाद तो अति होती है और अति में हमेशा नुकसान होता है। जब सरकार ही अति पर उतरती है, सोचिए कि राष्ट्रवाद की कहाँ जरूरत है? देश को भक्तों की जरूरत है, मोदी भक्त की जरूरत नहीं है, बीजेपी भक्त की जरूरत नहीं है, देश को राष्ट्र भक्तों की जरूरत है। ये राष्ट्र भक्ति से हटाकर अपनी बजट पर आते हैं, पॉलिटिकल हो गया। बजट में और 2-3 चीजें, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं उस इंडस्ट्री की बात कर लें, कोई और ऐसा राजस्थान को लेकर हम बात करें, ट्रेन को लेकर उन्होंने कहा है पीपीपी मॉडल पर गए हैं ये लोग, तो क्या इससे कैसे देखते हैं आप? पीपीपी मॉडल इस सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम है। ये हर मुद्दे को
अपने उद्योगपतियों की दृष्टि से देखती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस ने बनाया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से प्रॉफिटेबल चीज़ों को बेच दें और जो घाटे की चीज़ें वो सरकार चलाती रहे, और घाटे की चीज़ों को भी विनिवेश करके किस तरह से अपने उद्योगपति पीपीपी का विरोध कर रहे हैं आप। खैर इसमें आते हैं, आप 2-3 चीजें बताइए साहब, सीधे तौर पर समझ जाए, भाजपा के नेता आप, बीकानेर की जनता समझ जाए साहब, ये 2-3 काम इस बजट से बहुत अच्छे हुए हैं। बजट की दृष्टि से हर व्यक्ति के लिए काम अच्छे हुए हैं। दूरगामी बजट, जैसा वोरा साहब ने कहा, ये दूरगामी बजट है। तुरंत अथवात कोई लाभ लेने वाली बात इसमें मैं कह सकता नहीं है, लेकिन दूरगामी बजट है, आम आदमी के हित का बजट है। जैसे हाईवे बन रही है, सड़कें बन रही है, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनना, ये किसका लाभ होगा? आम आदमी को इससे जुड़ा होगा। किसानों को भी आने जाने में सुविधा मिलेगी, हर व्यक्ति को इससे सुविधा मिलेगी। नल से जल कितना बड़ी चीज़ है, हर व्यक्ति के घर में जल पहुंचे, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, ये विकास की बात ही है। लेकिन ओछी सोच के साथ ये बजट प्रस्तुत नहीं किया गया। निश्चित रूप से दूरगामी बजट है ये, और इसका लाभ जनता को मिलेगा। जी थोड़ा और इसका डिस्कशन करते हैं अपन। ये जो कह रहे हैं बातें बहुत सुनने में अच्छी लगती है, जैसा कि मैंने कहा कि हेडलाइन ये हो सकती है कि सुपर बजट, लेकिन जिस तरह की डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की, डिजिटल पर बहुत फोकस किया है, रुपया आएगा, एक तरह से कहिए डिजिटल करेंसी आ जाएगी, तो ये सब चीज़ें क्या ये जो कह रहे हैं 25 साल वाला भारत, उस भारत की बात हो रही है, आज के लिए कम होता है हमेशा? देखिए, आज के लिए अगर हमें सोच तो अपनी भविष्यगामी रखनी पड़ेगी। इस बजट को 2 तरीके से देखिए सर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का एक ड्रीम दिख रहा है, दूसरा टेक्नोलॉजी पे ड्रीम दिख रहा है। लेकिन दूसरी बात यह कि निराशा अगर है तो वो टैक्सेशन पे है। सरकार को जीएसटी के स्लैब्स कम करने चाहिए थे, सो दैट महंगाई कम होती, आम आदमी के हाथ में पैसा मिलता और उससे कंजम्पशन उसका बढ़ता, इकॉनमी वापस ड्राइव करती। लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। लेकिन 2-3 चीजें और अच्छी है जो मैं बताना चाहूंगा। सरकार ने एमएसएमई के लिए 6,000 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया है सर, जिसके थ्रू एक बड़ी इंडस्ट्री का छोटी इंडस्ट्री के साथ एक पूल बनेगा, क्योंकि एमएसएमई जो है वो जनरली टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रगल करती रहती है। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी है। सेकंड चीज़ अगर एक आपने देखा हो तो इन्होंने ये कहा है कि हम अब जब डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे। सहकारी समितियों के लिए भी उन्होंने वो बराबर किया। बिल्कुल किया सर। डिफेंस के लिए बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है जो डिफेंस में R&D के जो स्टार्टअप्स आएंगे उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे और उनको हम फंडिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इससे हमारी शिक्षा का भी नवीनीकरण होगा। साइंस का, टेक्नोलॉजी का और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब एक अलग तरीके से सोचेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फोकस। एमएसएमई की बात की, क्या लगता है आपको ये जो कुछ कह रहे हैं थोड़ा बहुत है? एमएसएमई सेक्टर में जब जरूरत थी तब कुछ नहीं हुआ। कोविड के जस्ट बाद जब ये सेक्टर एकदम से नीचे जाता है, एमएसएमई का सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आप देखिए कि पिछले लंबे समय से जितने तरीके की लेबर को स्किल करने की जो प्रोग्राम चल रहे थे वो सब बंद है। कहने को सरकार कहती है कि वो पैसा कोविड में खर्च कर दिया। कोविड में खर्च स्टेट का भी पैसा खर्च हुआ था और तरीके से भी पैसा लगा हुआ था, उसके लिए अलग से प्रोविजन किए थे। इस सेक्टर को उस समय उठाने की जरूरत थी। आज भी बजट में ये उम्मीद थी कि ये टेक्सटाइल के जो स्किल के प्रोग्राम किए जाएंगे, और विशेषकर खादी को इतना बुरी तरह से हमला किया जा रहा है। एक आइडियोलॉजिकल अटैक एमएसएमई का सबसे बड़ा टेक्सटाइल जो है, खादी पर एक हमला के नाम खादी इंडिया लिखते हैं, लेकिन किस तरह से खादी लोग पहननी छोड़ दे, किस तरह से बुनकर गरीब मरते रहे, इस तरह की पॉलिसी। एक शब्द आपकी उसमें बजट के लिए एक शब्द में परिभाषित करना चाहे तो क्या कहेंगे आप? ये बजट उस तरह का बजट है जो एक बच्चा पूरे साल भर पढ़ता नहीं है और जब परीक्षा का टाइम आता है तो वो तरह तरह के बुखार के बहाने बनाता है। उसी तरीके से सरकार बार बार पूरे 5 साल या साल भर के दौरान किसी भी किसान और देश का मध्यम वर्ग, देश का समाजवादी बजट नहीं है ये, और ये एक पूंजीवादी बजट है। आपकी एक शब्द 2 शब्दों में देखिए, अगर सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो सही ढंग से इंप्लीमेंट होगी तो भारत का भविष्य अच्छा है। आपकी नज़र में बजट 1 या 2 शब्द? ये जिस हिसाब से स्टार्टअप वगैरह को टैक्स रेजिम में छूट दी है, उस हिसाब से एक नए भारत की सोच के साथ बजट प्रस्तुत किया, मिश्रित। आपके शब्द? दूरदर्शी सोच के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है, और दूरदर्शी सोच ही देश को आगे बढ़ाती है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त की जो बात कह रहे हैं इसमें क्या फर्क है? राष्ट्रभक्त होगा वही राष्ट्रवादी होगा, तो राष्ट्रवादी के नाते इन्होंने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है जो देश को आगे बढ़ाने वाला है। आप क्या कहेंगे? युवा भी हैं, और क्या एक लाइन में? निश्चित रूप से देश आगे जाएगा और इस बजट के दूरगामी, वर्तमान से लेकर दूरगामी परिणाम आम जन को। बिल्कुल जिस एमएसएमई का जिक्र किया गया, जिसको देश का दिल कहा जाता है, वो 5700 करोड़ पिछले साल भी बजट था, सिर्फ 300 करोड़ उसमें बढ़ाकर इस बार 6000 करोड़ किया गया, जबकि जीडीपी ग्रोथ भी 8% से ऊपर की बताई जा रही है। इसमें सिर्फ 5 से 6% की ग्रोथ दिखाई दी, जबकि इसको देश की धड़कन, देश का दिल कहा जाता है। बात वर्तमान की हकीकत की है, भविष्य के सपनों की नहीं है। अजमेर से मेरे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, बाकी कौन कौन से लोग आपके साथ वहां मौजूद, क्योंकि
बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि बजट अच्छा है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतर पाया। कुछ और सेक्टर से जुड़े लोग आपके साथ हैं, तो जरा उनसे बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ ज़्यादातर युवा जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कुछ छात्र भी हैं और कुछ युवा भी हैं। हम बात करेंगे किस नज़रिए से देखते हैं बजट को। सर, इस बजट में जो युवाओं को 60 लाख नौकरियां दी है, उससे हम जैसे बेरोजगार छात्रों को फायदा होगा। और इसके अंदर जो किसान परिवार के लोगों को जो खेती के उपकरण इसके अंदर सस्ते किए गए हैं, उससे निश्चित तौर पर किसानों का भला होगा। और मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आने वाला एक जो छात्र हूं, मुझे सब चीजें पता है। और इस बजट से जो किसानों को फायदा मिलेगा और जो युवा वर्ग जो बेरोजगार है उनको नौकरियां मिलेगी। और बजट बहुत अच्छा है, इसकी कई चीजें हमने देखी है। डिजिटल सिस्टम इसके अंदर ये भी आया है, जैसे जो मोबाइल और इसको भी सस्ते किए हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह जो डिजिटल में भी कहीं ना कहीं फायदा होगा और वो देश के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा। आप मेडिकल छात्र हैं, किस तरीके से देखते हैं बजट को, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक मेडिकल छात्र होने के नाते, जैसे कि हमारी कोविड में जैसे कि हमारी एजुकेशन नहीं हो पाती थी, इसमें बताया गया है कि जो कोरोना काल में जो शिक्षा प्रभावित हुई है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1 क्लास 1 टीवी जो है 12 को बढ़ा के 200 कर दी गई। चैनल जो बढ़ाए उसमें क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन होगा। ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो बच्चों को क्या है कि दिक्कत नहीं होगी। और इसमें क्या है कि ऑनलाइन जैसे कि यूनिवर्सिटी बताई गई कि इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जिससे क्या है कि लोगों को, बच्चों को फ़ायदा होगा कि और कि जो ऑफलाइन का जो नुकसान होता था बच्चों को पढ़ने का, वो नुकसान नहीं हो पाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये बताई गई कि इसमें जो टैक्स है ना वो ना बढ़ाया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं बढ़ाया गया, जैसे कि कोई लेकिन टैक्स कम भी नहीं किया गया। हाँ, कम भी नहीं किया गया। मेरे साथ आप भी जुड़े हुए हैं, सब किस तरीके से देखते हैं बजट को आप? देखिए, ये बजट बिल्कुल निराशाजनक है। जो महंगाई आसमान छू रही है और जो उम्मीद लगाए बैठे थे युवा कि हमारे को 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा मोदी सरकार ने किया था, इस बजट में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। और विशेष रूप से राजस्थान के लोगों के लिए तो किसी भी प्रकार का 1 रुपये का इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। चाहे गृहिणी ले लो या कोई भी आम आदमी ले लो, किसान की आय दुगुनी करने की बात हो या छात्रों की, विद्यार्थी वर्ग की बात हो, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जो देश भुगत रहा है, इसके बावजूद इस बजट से बिल्कुल निराशा हाथ लगी है। और ये केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है, बाकी आम गरीब तबके के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा, भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हो। भंवर, क्योंकि जो सपने हम भविष्य के लिए देख रहे हैं, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, तो भविष्य में वो कितने पूरे होंगे? और सवाल तब खड़ा होता है कि जब 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का सपना 2016 में दिखाया गया था, तभी यह सपना भी दिखाया गया था कि 2022 तक सबके सिर पर छत होगी। लेकिन अब उस सपने को 2024 के लिए आगे कर दिया गया है। अब जो 25 साल की रूपरेखा आगे की तैयार की गई है, सवाल यह था कि वर्तमान में जो लड़खड़ा रहा है मध्यम वर्ग, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे लगातार आबादी बढ़ रही है, उनको कैसे बूस्टर डोज दी जाए। और उस मुकाबले में यह बजट थोड़ा सा निराशाजनक है। और लोगों से बातचीत कीजिए और पहलुओं पर जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन कौन से पहलू वो निकाल पा रहे हैं जहां उनको कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ बुरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, कोशिश करता हूं शुरुआत में किसान वर्ग की प्रतिक्रिया और वहां के प्रतिनिधि की कोई रिएक्शन आप तक पहुंचा के करूं। दुलीचंद जी, आय दोगुनी करने का सपना, किसान आंदोलन हुआ, सरकार ने बिल वापस भी ले लिए, उसके बाद का ये पहला बजट है, तो किसान के लिए क्या कुछ बजट में आपको उम्मीदें थी कि देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो यही है, आय दोगुनी करने का बात है। आय दोगुनी करने का 6 साल पहले जो आय थी, उस आय का मुताबिक होना चाहिए था 20,000 एक किसान की इनकम। आज जो है इनकम, जो इनके खुद के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, उसके मुताबिक है 11,000 है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खुद 6 साल में जो कमिटमेंट कर रही थी, वो कमिटमेंट से पूरी तरह से फेल हुई है। तो स्वाभाविक तौर पर किसान का जहाँ तक सवाल है, भाई फिर भी आप क्या किसान खुश है क्या? भाई आप किसान से जो वादा करते हैं, यदि उन वादों को आप पूरा ही नहीं करते हैं तो किसान कैसे खुश होगा? किसान से ही चलती है सारे देश की। किसान ऐसे दौर में, जबकि कोरोना में सारे सर्विस सेक्टर में सब में बिजनेस डाउन था, उस समय पर किसान ने हार्ड मेहनत करके पैदा की है। उसके तौर पर जो है किसान को दिया क्या? 750 किसान मर गए हैं। किसान का आज जो है, किसान का यदि आज अनाज खरीदने का सवाल आता है, उस अनाज खरीदने के बारे में भी क्या कमिटमेंट है इनका? चलिए, तो देखिए कमिटमेंट शायद पूरे नहीं हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। राकेश जी, अगर मैं नंबर आपको देने को कहूँ तो 10 में से कितने मार्क्स ये बजट डिजर्व करता है? 10 में से 9 मार्क्स इस बजट को दिया जाना उचित रहेगा। और ऐसा आप किस बिना पे कह रहे हैं? आप अभी जैसे मैं सुन रहा था, किसानों के लिए कह रहे हैं, इस कोरोना काल में जब सब कुछ बनता पूरे विश्व में, उसके बाद भी हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ा है। ये आंकड़े बोलते हैं कि हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ा है इस कोरोना काल में भी,
किसानों ने भी मेहनत करी है, सरकार की भी उसमें पूरी राय रही है। और सबसे बड़ी बात जो रही है भैया, स्वदेशी को इस पूरे बजट में स्वदेशी को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया है। विदेश से जो मशीनें मंगाई जा रही है उन पर आयात शुल्क में कमी की गई है, जिससे जो माल हमें बाहर से मंगाना पड़ता था उसका निर्माण हमारे देश में होगा, उससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस वजह से मैं इन सारी बातों को देखते हुए इस बजट को 10 में से 9 नंबर देता हूँ। और संजय भाई आप नंबर भी दीजिए और ये भी बताइए कि टैक्सेशन और जीएसटी इस लिहाज से बजट के प्रावधान कैसे हैं? इनकम टैक्स में हमारे को उम्मीद थी कि भाई टैक्स में रिबेट मिलेगी, पर इन्होंने नहीं दिया। एक बात मैं इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, एमएसएमई में। एमएसएमई अगर मजबूत होगा तो गांव में भी रोजगार पैदा होंगे, शहर में भी होंगे, ढाणी में भी होगा। एमएसएमई में इनको विशेष करके बहुत जोर देना चाहिए, जिससे मैं कह रहा हूँ रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन पैदा होंगे। कितने नंबर देंगे 10 में? मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। चलिए, तो आप भी अगर आपको भी मार्किंग पूछूं मैं तो क्या मार्किंग करेंगे? 10 में से 9। और आपको क्या लगता है, क्या मिडिल क्लास की उम्मीदें ये बजट पूरी कर पाया? मिडिल क्लास की तो पूरी नहीं हो पाई, जो उनको उम्मीद थी कि भाई उसमें छूट मिलेगी टैक्स में, वो तो नहीं हुई। बाकी जो बजट बनाया है देश के विकास के लिए बहुत बढ़िया बनाया है। चलिए, तो देखिए देश की तरक्की के लिए बजट होगा, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसका मानना है कि वादे पूरे नहीं किए गए। और मैं उसी तबके के पास फिर से चलता हूँ। किसान इस बजट में जो तलाश कर रहा था वो तो उसको नहीं मिला, तो आखिर किसान को क्या चाहिए? किसान के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण था। 13 महीने आंदोलन करने के बाद किसानों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो किसानों को कुछ नहीं मिला। बिना किसानों से बात किए कानून ले लिए और बिना किसान के वापस भी ले लिए बात किए। तो किसानों को उम्मीद थी कि बजट में भी फिर कुछ तो लाएंगे। 2 गुना आय करने का इन्होंने वादा किया था, उस 2 गुना आय का क्या हुआ? बजट में कुछ नहीं बोला गया। तो ये बजट किसानों के लिए तो 0 नंबर है। 2 गुनी आय के साथ एक सपना देखा था कि हर आदमी के पास अपनी छत हो। कई बजट ये सपना दिखाते रहे हैं, क्या इस बजट में भी आपको लगता है कि वो सपना देखने की कोई गुंजाइश, कोई कंटेंट सरकार ने दिया है? नहीं, हमारे सपने तो जब भी पूरे होंगे नहीं, जब हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत होगी। बिगर हमारी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बिगर हम वो सपना देख नहीं सकते हैं। जब तक लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे और वो पूरी हिंदुस्तान में नहीं, फिर किसानों के पास, खासकर किसानों के पास, गरीब मजदूर लाचार बेसहारे के पास, जब तक हम ये सपना नहीं देख पाएंगे। मोदी जी ने इसे स्कीम चला रखी है, गांव में करीब 1.5 लाख रुपए वो देते हैं, पर उसको हम पूरा सपना उसको देख नहीं सकते, पूरा को हम दे नहीं सकते हैं। जिनको जरूरत है उनको दे नहीं सकते हैं। वापस आपके पास आएंगे क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा है। किसानों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अफसोस हाथ लगा है इस बजट पर। अगर महिलाओं से, गृहिणियों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ना उम्मीद ही हाथ लगी है। जनता इस बजट के बाद किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आई, ये भी सुनिए। तरह से हमने शुरुआत में कहा था कि ये बजट चुनावी बजट होगा, लोक लुभावन बजट होगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से, चाहे बात किसानों की हो, युवाओं की हो, रोजगार की हो या फिर एमएसएमई की हो, सब सेक्टर को इसलिए ध्यान में भी रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से इस बजट को लेकर के कई तरह से निशाने साधे गए हैं। इस वक्त जोधपुर इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात है कि हमेशा की तरह पूरा का पूरा जो बजट है फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर यहाँ के उद्यमियों ने देखा है। और बात कर लेते हैं, कैसा बजट मानते हैं आप इसको? ये बहुत ही अच्छा बजट है हमारे हिसाब से, और मोदी जी का जो आज तक मिशन है मेक इन इंडिया, उसको ज़बरदस्त एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। मोदी जी का एक क्लियर कट फोकस है, मतलब वो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करते हुए आम जनता के लिए भी बराबर काम करते हैं। तो एक परफेक्ट बैलेंस बजट है हमारे हिसाब से। तो जोधपुर के जो उद्यमी हैं जिसको बैलेंस बजट मानते हैं, बात कर लेते हैं जो वरिष्ठ उद्यमी। सर, किस रूप में देखते हैं कि ये बजट जैसा आपने सोचा वैसा क्या आपने जो सपने देखे उस पर खरा उतर रहा है? नहीं, इनकम टैक्स के स्लैब कम करने की बातें जो हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ इनकम टैक्स पेयर है, बाकी तो सबको सरकार ने वैसे फ्री कर रखा है। और एमएसएमई में छूट दिए है, थोड़ा बहुत टैक्सेशन में, मतलब उसमें आपको केमिकल में वगैरह में छूट दी है, उससे थोड़ा सा बूस्टर मिलेगा। थोड़ा जीएसटी में, पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी में सरकार लेके आ जावे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो जिस तरीके से डिजिटल करेंसी की बात कही गई है और एक जो रत्न इत्यादि पर जो टैक्स है वो थोड़ा सा शायद घटाया गया, कैसे देखते हैं? वैसे रत्न का तो जोधपुर में तो कोई उद्योग नहीं है। बेसिकली जयपुर के अंदर तो जयपुर की ग्रोथ इससे बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर रत्नों का बहुत बड़ा काम होता है। और जोधपुर के अंदर तो आज हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आज राइजिंग इंडस्ट्री के रूप में हम देखते हैं तो हैंडीक्राफ्ट है, गुआर गम है और
ऑयल मिलें वगैरह, जो इसके ऊपर अगर हैंडीक्राफ्ट के अंदर अपग्रेडेशन स्कीम को और बढ़ाया जाता तो मैं समझता हूँ कि इसको हैंडीक्राफ्ट को और एक बहुत बड़ा क्लस्टर यहाँ बन सकता था। इसके ऊपर सरकार ने जो अभी कैपिटल ड्यूटी, कैपिटल परचेज पर ड्यूटी जो है 7.5 लगाई है, उस ड्यूटी को पूर्व की भांति अगर वेव रखा जाता तो मैं समझता हूँ और नए इन्वेस्टर के लिए रास्ते बनते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कई खुशी कई गम की बात है। आप कैसे देखते हैं चुनाव होने कई राज्यों में, तो आपको लगता है कि सब सेक्टर को खुश करने की कोशिश की गई? तो वैसे तो चुनाव के हिसाब से इसमें टैक्स जो रेट नहीं बढ़ाई गई है, मतलब इनकम टैक्स स्लैब भी नहीं बढ़ाया और उसमें राहत भी नहीं दी है, वो तो एक स्वागत योग्य है कि स्लैब तो वो थोड़ा निराशाजनक है। बाकी टैक्सेज नहीं बढ़ाए हैं, उसका मुख्य रीजन ही है 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जहाँ तक मेरा मानना है कुछ उम्मीदें और थी, जिनसे कि जोधपुर का पर्टिकुलर हमारे वेस्टर्न राजस्थान में जो उद्योग है उनको पनपने का, और विशेषकर ये अभी जो 2 साल से महामारी का ये पीरियड था उससे थोड़ी राहत मिलती, पर विशेष राहत मिली नहीं है, पर कुल मिला के स्वागत योग्य है। तो आप देख सकते हैं कि स्वागत तो करना ही होता है बजट का, क्योंकि कुछ न कुछ तो मिला ही है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना के जो 2 साल निकले हैं उसमें किस तरह से कमर जो है टेक्सटाइल व्यापार की, ग्वारगम की, हैंडीक्राफ्ट की टूटी है। छोटे व्यापारियों चाहे बड़े व्यापारियों हैरान और परेशान रहे हैं। ऐसे में इस बजट का स्वागत तो करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्द है मन की जो बात है वो भी बाहर निकलती आई है। चाहे जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें, लघु उद्योग भारती की बात करें, मरुदना इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें, मारवाड़ से 3 जो केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बात करें, राजस्थान से 25 सांसद जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बात करें, सबके सुझाव को थोड़ा जोड़ा गया है, जिससे कहीं ना कहीं इन उद्यमों का आने वाले समय में कैसे विकास हो सकता है, अन्य राज्यों की तरह राजस्थान का कैसे विकास हो सकता है, फोकस जरूर किया गया। लेकिन इसके परिणाम कैसे आते हैं, क्योंकि अभी तो जिस तरीके से बजट पेश करने के बाद में एलाबरेट जब किया जाएगा तब पता लगेगा कि असली तस्वीर क्या है। सुवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।